तो मित्रों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज की अपनी जो यूनिक टेस्ट सीरीज नंबर 11 और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वह है समायोजन। आज का अपना जो टॉपिक है वह है समायोजन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपके सामने है यह संतुलन प्रदान करता है, यह समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और चिंता अनुभव करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और चिंता अनुभव करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और द है यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया अपन को। तो बाकी और अन्य जो ऑप्शन है वो सही और ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है। यानी समायोजन जो है आपको पता है कि यह संतुलन प्रदान करता है और समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और चिंता अनुभव करता है, यह भी सही है। लेकिन समायोजन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कथन क्या हो गया, गलत है। क्योंकि जो समायोजन है यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि अपने कह सकते हैं कदम कदम पर हमें हर कदम पर या समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हर स्थान पर हर कदम पर समायोजन की हमें आवश्यकता, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। प्रतिरक्षा जो अपन बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या प्रतिरक्षा प्रक्रिया क्या है। आपके सामने ऑप्शन है जिम्मेदारी का स्थानांतरण, वह प्रतिरक्षा विवाद का साधन, स लगाव की प्रक्रिया और द है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, व्यक्तित्व का रक्षा कवच है, यानी जो अहम है हमारा, ठीक है, उसका अपन कह सकते हैं इसे जो अहम प्रतिक्रिया है प्रतिरक्षा प्रक्रिया या डिफेंस मैकेनिज्म, यह जो हमारा जो अहम है उसका रक्षा कवच भी कह सकते हैं। और यह जो अहम है आप सबको पता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह यथार्थ पर कार्य करता है, ठीक, या अपन कह सकते हैं वास्तविकता पर कार्य करता है। तो यह है डिफेंस मैकेनिज्म, व्यक्तित्व का इसे रक्षा कवच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, यह भावात्मक विकास में सहायक है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, तो उचित शिक्षण विधियां है उसके अंतर्गत सभी पक्षों को ध्यान में अपन को रखना होता है। फिर आपके सामने संवेगों का दमन, तो यह बालक के भावात्मक विकास में सहायक नहीं है, ठीक है, यह कुसमायोजन का कारण बनता है। और नेक्स्ट है आचरण व्यवहार सीखना, तो आचरण व्यवहार सिखाना, तो यह भी क्या है, भावात्मक विकास में सहायक है। लेकिन संवेगों का जो दमन करना है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कौन सा सही नहीं हुआ, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके निम्न में से भग्नाशा का कारण है। तो दोस्तों जो भग्नाशा है, भग्नाशा को अपन कुंठा भी कह सकते हैं, भग्नाशा को अपन कुंठा भी कह सकते हैं और नैराश्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात है कि भग्नाशा का कारण क्या है। भग्नाशा क्या है, पहले अपन को यह समझना होता है कि इच्छा में जो अवरोध आता है, इच्छा में अवरोध उत्पन्न होने से जो स्थिति बनती है वो क्या कहलाती है, भग्नाशा या कुंठा। तो कुंठा का कारण हमारी इच्छा में अवरोध कई कारणों से होता है, कोई निश्चित कारण नहीं है। तो इसमें हमारा जो सामाजिक कारण है वह भी भग्नाशा का कारण हो सकता है। नैतिक आदर्श, कई बार हम ऐसी स्थिति में हम अपने आप को नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि वो हमारा नैतिक होना ही क्या है, हमारे लिए कुंठा का कारण बन जाता है। यहाँ पे विरोधी इच्छाएं, तो हमारी इच्छा में जो बाधा आने का कारण यह भी हो सकता है कि विरोधी जो इच्छाएं हैं दूसरे लोगों के कारण भी हमारी जो इच्छाओं में बाधा आ जाती है।
तो यहाँ पे तीनों ही कथन सही हो गए। तो बगनासा का कारण क्या हो गया? उपरोक्त सभी। एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरे वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय। देखिए आप सबको पता है कि तनाव को कम करने या समायोजन के लिए सामान्यतः 2 प्रकार के उपाय चलते हैं। एक तो हमारा चलता है प्रत्यक्ष उपाय और दूसरा चलता है हमारे अप्रत्यक्ष उपाय। तो यहाँ पे अपन को ये देखना है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय है। तो हमको प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं उसका भी हमको पता होना चाहिए। जैसे बाधाओं को दूर करना, मार्ग बदलना है, ठीक है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, विश्लेषण एवं निर्णय है, ये सब प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं। और बाकी जो अप्रत्यक्ष उपाय है उसके अंतर्गत अपन बात करते हैं प्रतिगमन, दमन, समन्ता, तादात्म्यकरण, युक्तिकरण आदि सभी जो किसके अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष उपायों के अंतर्गत। तो यहाँ पे कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय है? तो विश्लेषण एवं निर्णय जो है वो आपको पता है प्रत्यक्ष उपाय है। मार्ग बदलना यह प्रत्यक्ष उपाय है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तो यहाँ पे जो प्रक्षेपण है वह है क्या है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय है। पिछली बार रीट में ये जो प्रत्यक्ष उपायों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे समायोजन युक्ति जिसमें व्यक्ति प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक एवं सामाजिक रूप से सोचता है। यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समायोजन की वह युक्ति जिसमें व्यक्ति प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों, यानी उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो कई कारण बता सकता है, लेकिन उनमें से वह ऐसा कारण बताता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो या जिसके पीछे कोई ना कोई तर्क हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रतिगमन, ब युक्तिकरण, स प्रक्षेपण और द तादात्म्यकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है युक्तिकरण। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? युक्तिकरण। प्रतिगमन में आप सबको पता है यानी फ्लाइट टू चाइल्डहुड अपन इसको कह सकते हैं। प्रतिगमन यानी पीछे की अवस्थाओं की ओर गमन करना, ठीक है। और प्रक्षेपण दूसरों पर आरोपित करना, अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करना, ये चीज़ हो जाती है इसके अंतर्गत। और तादात्म्यकरण यानी दूसरों से स्वयं को जोड़ना, दूसरों से स्वयं को जोड़ना, ये अपन कह सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत हो जाता है? तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अपने संवेग को उसी रूप में दूसरे पर आरोपित करना। अपने संवेग को उसी रूप में, देखिए सबसे बड़ी बात है उसी रूप में दूसरे पर आरोपित करना क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है युक्तिकरण, ब प्रतिगमन, स समन और द विस्थापन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर होगा वह है विस्थापन। देखिए रटने की चीज़ नहीं है, कोई भी टॉपिक हो साइकोलॉजी में, कोई भी यूनिट हो, रटने का कुछ भी इसमें सिस्टम नहीं है। अगर आपने उस कंसेप्ट को क्लियर किया तो निश्चित रूप से आप कोई भी क्वेश्चन कैसा भी बनाए, आपकी काफ़ी हद तक संभावना होती है कि वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन को ये तो पता है, कई एग्जाम्पल देखते हैं, अधिकारी ने टीचर पर गुस्सा किया तो टीचर ने बच्चों पर अपना जो संवेग है, अपना गुस्सा उन पर प्रदर्शित कर दिया। उसी बात को मैंने एक परिभाषा के रूप में रखा है कि अपने संवेग को उसी रूप में दूसरे पर आरोपित करना। तो वो चीज़ क्या है? विस्थापन कहलाता है। प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगर डेली आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए मैं पहले एक बार यूनिट वाइज प्रश्न को सोल्व करवा रहा हूँ ताकि इसके हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ताकि उसके बाद में जल्द ही 1-2 दिन में या 2-4 दिन में 30-30 क्वेश्चन का जो है टेस्ट सीरीज लाने का विचार है, या 20-20 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, समायोजन में अध्यापक की भूमिका है। देखिए आपको पता हो तो रीट में आपके समायोजन के टॉपिक के साथ साथ उसमें एक शब्द और लिखा हुआ है कि समायोजन में अध्यापक की भूमिका क्या है, तो यह भी आपको पता होना जरूरी है। तो समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है? पहली बात है यहाँ पे समस्या का सामना करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ठीक है, उचित वातावरण प्रदान करना, निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना, द उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता है इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी अगर बात करें कि समस्या सामना करने के लिए बालकों के सामने समय समय पर कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके लिए उनको प्रेरित करने की जरूरत है, उनको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है।
और वातावरण जो है उनके लिए किस प्रकार का होना चाहिए, उचित वातावरण उनको प्रदान करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट है सह यहाँ पे निर्देशन एवं परामर्श, व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप पर उनकी समस्याओं का पता लगाना और उनको सही दिशा प्रदान करना या उनको कुछ सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने समायोजित व्यक्तित्व का या समायोजन व्यक्ति का लक्षण नहीं है। निम्न कौन सा समायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तरदायित्व स्वीकार करने में आगे रहना। तो आपको पता है कि समायोजित जो व्यक्ति है उत्तरदायित्व स्वीकार करने में हमेशा आगे रहता है। आदर्श चरित्र, ये भी सही है। यहाँ पे स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट उसके जो लक्ष्य है वो भी क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं जो समायोजित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे 3 सहयोग है, तो यहाँ पे एक कौन सा है, कौन सा लक्षण है, नहीं है। तो सामाजिक विमुख, यानी जो समायोजित व्यक्ति होता है, ठीक है, वो सामाजिक रूप से उन्मुख होता है, यानी समाज की ओर उसका झुकाव होता है, समाज को महत्व देता है। लेकिन जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है उसका ये लक्षण है सामाजिक रूप से वो विमुख, यानी समाज से हटकर या बचकर रहता है। तो नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, समायोजन जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह परिभाषा किसकी, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपके सामने ऑप्शन है गेट्स, बाय बोरिंग एवं लैंगफील्ड, सैक्रो एवं क्रो और द है यहाँ पे वुडवर्थ। तो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति पर्यावरण या वातावरण में अपने व्यवहार को समायोजित करता है। तो ये जो परिभाषा है वह है गेट्स की। तो दोस्तों ये आज की अपनी जो टेस्ट सीरीज थी, यूनिक टेस्ट सीरीज, उसके 10 क्वेश्चन समायोजन से संबंधित कंप्लीट है। तो 10 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर बने हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्रश्नों का लेवल जो कैसा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।